नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, मनोज चित्रकथा की इस शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं जिसका नाम है हत्यारा दोस्त। तो आप देख सकते हैं इसका कवर पृष्ठ जो कि कुछ इस तरह का है। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को हम शुरू करते हैं। फतेहगढ़ के राजा चंदेल सिंह बहुत दिनों से बीमार चल रहे थे। राजवैद्य उनका उपचार करते करते थक गए, लेकिन चंदेल सिंह की बिगड़ती दशा में कोई सुधार नहीं हुआ। एक दिन संध्या के समय वे अपने पास बैठी महारानी केसर देवी से बोले, महारानी, लगता है अब हमारा अंत समय आ गया है। शुभ शुभ बोलिए महाराज। कभी आपके दुश्मनों की भी भूल से तबीयत नासाज ना हो। महारानी, ये सब कहकर तुम हमें झूठी दिलासा ना दो। हमें तो अपनी मृत्यु प्रत्यक्ष दिखाई दे रही है। महाराज, आज ये आपको क्या हो गया है जो इस प्रकार की अनर्गल बातें कर रहे हैं? महारानी, मेरी ये बातें अनर्गल नहीं है। इससे पहले कि मौत हमें अपने आगोश में खींच ले, हम तुम्हें एक अत्यंत गोपनीय बात बताना चाहते हैं। बताइए महाराज। तब चंदेल सिंह ने तकिए के नीचे रखी एक चाबी निकाली और उसे महारानी की तरफ बढ़ाते हुए कहा, महारानी, तुम प्रतिदिन हमसे पूछती थी ना कि ये चाबी किस कक्ष की है, और इस चाबी को मैं सोते जागते अपने पास ही क्यों रखता हूँ? हाँ महाराज, ये बात आज तक मेरी समझ में नहीं आई कि आप इस चाबी को इतना महत्व क्यों देते हैं। मैं पूरे 2 वर्षों से देख रही हूँ कि ये चाबी हर समय आपके पास रहती है। आप इस चाबी को किसी को हाथ भी नहीं लगाने देते। इसका क्या रहस्य है महाराज? महारानी, आज हम तुम्हें इस चाबी के रहस्य के बारे में ही बताने जा रहे हैं, और आज के बाद इस चाबी को तुम ही अपने पास रखोगी। हमारी मृत्यु के बाद इस चाबी को तुम्हें बहुत संभाल कर रखना है। ये क्या महाराज, आप तो फिर मृत्यु की बात ले बैठे। ये देख, महाराज ने कहा। महारानी, व्यर्थ की नाराजगी छोड़ो और मेरी बात ध्यान से सुनो। मेरे शयन कक्ष से लगा हुआ जो कक्ष है, ये उस कक्ष के दरवाजे में लगे ताले की चाबी है। उस कक्ष में एक चित्र रखा हुआ है। मेरी मृत्यु के बाद तुम इस चाबी को सहेज कर रखोगी और भूल कर भी कभी युवराज बुंदेल सिंह को ये चाबी नहीं दोगी। याद रखो, अगर तुमने ऐसा किया तो युवराज बुंदेल सिंह जीवित नहीं रहेगा। कक्ष में बंद चित्र के कारण उसकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? भला एक साधारण से चित्र के कारण युवराज बुंदेल सिंह की मृत्यु कैसे हो सकती है? महारानी, जिसे तुम साधारण चित्र कह रही हो, वो कोई साधारण चित्र नहीं है। वो चित्र अभय द्वीप की राजकुमारी माला का चित्र है, जिसे 2 वर्ष पूर्व हमने एक चित्रकार से खरीदा था। महाराज, आपके कथन ने चित्र के प्रति मेरी जिज्ञासा को बढ़ा दिया है। आप कृपया करके विस्तार पूर्वक उस चित्र के बारे में बताइए, और ये भी बताइए कि वो चित्र युवराज बुंदेल सिंह के लिए कैसे अशुभ है। ठीक है महारानी, हम विस्तार से तुम्हें सारी बात बताते हैं ताकि मेरी बात की गंभीरता का तुम्हें सही पता चल सके। सुनो, 2 वर्ष पूर्व जब हम एक दिन दरबार में बैठे हुए थे तो एक चित्रकार अपने बनाए हुए चित्र लेकर हमारे पास आया। महाराज, मैंने सुना है आप चित्रकला के बहुत कद्रदान हैं, इसलिए मैं अपने द्वारा बनाए गए कुछ चित्र लेकर आपके पास आया हूँ। जरा देखे तो सही चित्रकार कि तुम्हारे बनाए चित्र कैसे हैं। चित्रकार ने अपने बनाए चित्र मुझे दे दिए। मैंने एक एक करके वे सारे चित्र देखे। चित्रकार ने चित्र तो वाकई बड़े सुंदर बनाए हैं। मैं अभी चित्र को उलट पुलट के देख ही रहा था कि अचानक एक चित्र पर मेरी दृष्टि पड़ी, तो मेरी दृष्टि उसी पर जमकर रह गई। ओह, ये चित्र तो बिल्कुल सजीव लग रहा है। ऐसा लग रहा है चित्र में रेखांकित युवती अब बोली तब बोली। मैंने उस चित्र से नजरें हटाकर चित्रकार से पूछा, चित्रकार, इतनी सुंदर युवती वास्तव में इस दुनिया में है या इस चित्र में रेखांकित युवती तुम्हारी कल्पना की उपज है? महाराज, ये चित्र अभय द्वीप की राजकुमारी माला का है। अभय द्वीप की राजकुमारी माला अपने इस चित्र से भी कहीं ज़्यादा सुंदर एवं मोहक है। अच्छा, तो ये अभयद्वीप की राजकुमारी माला का चित्र है। सचमुच राजकुमारी माला सौंदर्य की प्रतिमा है।
मैंने चित्रकार से मैंने चित्रकार से वो चित्र खरीद लिया। बदले में मैंने उसे स्वर्ण मुद्राओं की एक थैली दी। लो चित्रकार, ये तुम्हारा पारिश्रमिक है। तत्पश्चात चित्रकार दरबार से चला गया। उसके जाने के बाद हमने उसी समय राज ज्योतिषी ब्रह्मदत्त को बुलवाया और उसे राजकुमारी माला का चित्र दिखाते हुए कहा, राज्य ज्योतिषी जी, हम जानते हैं कि आप केवल चित्र देखकर ही चित्र में रेखांकित मनुष्य के भाग का हाल बता सकते हैं। अतः आप इस चित्र को देखकर इस चित्र में रेखांकित युवती के भाग्य का हाल बताइए। महाराज, आप इस चित्र में रेखांकित युवती के भाग्य का हाल क्यों जानना चाहते हैं? राज्य ज्योतिषी जी, ये चित्र अभय द्वीप की राजकुमारी माला का है। हम अपने इकलौते पुत्र युवराज बुंदेल सिंह का विवाह राजकुमारी माला के साथ करना चाहते हैं। इसलिए हम राजकुमारी माला के भाग्य का हाल जानना चाहते हैं। ये विवाह शुभ रहेगा या अशुभ? अगर ऐसी बात है महाराज, तो मैं अवश्य ही इस चित्र के भाग का हाल बताऊंगा। राज्य ज्योतिषी ब्रह्मदत्त ध्यानपूर्वक चित्र को देखने लगा। ओह, अनर्थ, घोर अनर्थ! राज ज्योतिषी के मस्तक पर पसीना छलक आया। ये देखकर मैं चौंका। क्या बात है राज्य ज्योतिषी जी, आप इस चित्र को देखकर इतने परेशान क्यों हो उठे हैं? महाराज, बात ही परेशान होने की है। हमें भी तो कुछ बताओ राज्य ज्योतिषी जी, आखिर बात क्या है? तो सुनिए महाराज, इस चित्र में रेखांकित युवती से जो भी विवाह करेगा वो विवाह के 10 दिन पश्चात ही अकाल मौत मर जाएगा। क्या? हाँ महाराज। ओह, तब तो हम भूल कर भी युवराज बुंदेल सिंह का विवाह राजकुमारी माला के साथ नहीं करेंगे। हम आज ही इस चित्र को जला देंगे। महाराज, ऐसा नहीं करना, वरना फतेहगढ़ राज्य पर घनघोर विपत्ति के बादल छा जाएंगे। प्रजा भूखों मरने लगेगी। क्यों राज ज्योतिषी जी? महाराज, चित्रकार से ये चित्र खरीदकर आपने बड़ी भूल की है। चित्र खरीदते ही राजकुमारी माला के बुरे ग्रहों ने आपको भी सताना प्रारंभ कर दिया है, जिससे आप रुग्ण रहने लगेंगे और ठीक 2 वर्ष पश्चात आप लंबी बीमारी के कारण अकाल मृत्यु को प्राप्त होंगे। अगर आपने भूल कर भी इस चित्र को जला दिया तो राजकुमारी माला के बुरे ग्रह आपसे कुपित हो जाएंगे और वे पूरे ग्रह फतेहगढ़ में अपनी विनाश लीला प्रारंभ कर देंगे। इसलिए आप इस चित्र को जलाने की भूल कदापि नहीं करना महाराज। ओह, तब हम इस चित्र से कैसे पीछा छुड़ाए राज्य ज्योतिषी जी? सुनकर राज्य ज्योतिषी सोच में पड़ गया। कुछ देर सोचने के पश्चात, महाराज, आप ऐसा कीजिए, इस चित्र को किसी गुप्त कक्ष में बंद करके उस कक्ष के द्वार पर ताला डाल दीजिए और उस ताले की चाबी सदैव अपने पास रखिए। महाराज, एक बात और याद रखना, युवराज बुंदेल सिंह की दृष्टि कभी भी इस चित्र पर नहीं पड़नी चाहिए। यदि किसी दिन ऐसा हो गया तो युवराज बुंदेल सिंह राजकुमारी माला के रूप पर मोहित हो जाएंगे और उससे मिलने को व्यग्र हो उठेंगे। यही उनके लिए घातक होगा, जिसके फलस्वरूप युवराज बुंदेल सिंह की जान तक जा सकती है। ओह, तब हम वैसा ही करेंगे राज्य ज्योतिषी, जैसा आपने हमें बताया है। हम किसी भी हालत में अपने इकलौते पुत्र का अहित नहीं होने देंगे। अच्छा महाराज, अब आज्ञा दें। मुझसे जाने की आज्ञा लेकर राज्य ज्योतिषी राजमहल से चले गए। महारानी केसरी देवी को इतनी बात बताने के पश्चात राजा चंदेल सिंह ने आगे कहा, महारानी, राज्य ज्योतिषी के बताए अनुसार हमने उसी दिन राजकुमारी माला के चित्र को अपने शयन कक्ष से लगे कक्ष में बंद कर दिया और उस पर ताला लगा दिया। ये चाबी उसी कक्ष की है महारानी। आज से ये चाबी तुम्हारे पास रहेगी। अगर आपका ऐसा ही आदेश है महाराज, तो मैं ये चाबी अपने पास रखे लेती हूँ, पर आप कृपया करके अपनी मृत्यु की बात ना करें। कैसे ना करूं महारानी? 2 वर्ष पूर्व राज्य ज्योतिषी ने हमारी अकाल मृत्यु की भी घोषणा की थी और अब उस घोषणा के पूरा होने का समय आ चुका है। ओह, केसर देवी दुख के सागर में डूब गई और चंदेल सिंह से चाबी लेकर वहां से लौट पड़ी। अब हम चैन की नींद सो सकेंगे। इस घटना के दूसरे दिन प्रातः जब महारानी केसर देवी राजा चंदेल सिंह के कक्ष में पहुंची, ओह, ये क्या! महाराज की आंखें खुली हुई है और मुंह फटा हुआ है। महाराज की ऐसी अवस्था क्यों?
क्या महाराज स्वर्ग सिधार गए हैं? मन में ये कुविचार आते ही केसर देवी दौड़कर सैया के पास आई और उसने चंदेल सिंह की छाती पर अपना कान सटा दिया। महाराज के दिल की धड़कन तो बंद पड़ी है। चंदेल सिंह को मृत पाकर वो फूट फूट कर रो पड़ी। तुम तो सचमुच ही मेरा साथ छोड़ गए। हाय, मैं सुहागिन से अभागिन हो गई। चंदेल सिंह की मृत्यु का समाचार पाकर युवराज बुंदेल सिंह दौड़ा दौड़ा आया। पिताजी महाराज। बुंदेल सिंह चंदेल सिंह के सौ पर गिरकर फुट फुट कर रो पड़ा। बड़े गमगीन वातावरण में राजा बुंदेल सिंह का अंतिम संस्कार किया गया। जब 13 दिन पश्चात चंदेल सिंह की 13वीं हो गई तो प्रधानमंत्री कीर्ति सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल के सदस्य महारानी केसर देवी से मिलने राजमहल में पहुंचे। तत्पश्चात प्रधानमंत्री कीर्ति सिंह ने महारानी केसर देवी से कहा, महारानी जी, आज मैं और सारे मंत्री आपके पास आपसे एक निवेदन करने आए हैं। कहिए प्रधानमंत्री जी, आप लोग क्या निवेदन करना चाहते हैं? महारानी जी, महाराज का निधन हो जाने के कारण फतेहगढ़ का राज सिंहासन खाली पड़ा हुआ है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि युवराज बुंदेल सिंह को फतेहगढ़ का नया राजा घोषित करने में अब विलंब नहीं करना चाहिए। प्रधानमंत्री जी, जैसा आप लोग ठीक समझें करें। हमें आप लोगों के किसी भी कार्य पर आपत्ति नहीं होगी। आप लोग इस राज्य के हित के लिए जो भी करेंगे ठीक ही करेंगे। महारानी जी, आपकी स्वीकृति पाने की ही देरी थी। हम कल ही एक भव्य समारोह करके युवराज बुंदेल सिंह को फतेहगढ़ का नया राजा घोषित कर देंगे। दूसरे दिन भव्य समारोह के साथ बुंदेल सिंह को फतेहगढ़ का राजा बना दिया गया। बुंदेल सिंह कुशलतापूर्वक राज्य का संचालन करने लगा। एक दिन जब बुंदेल सिंह अपने अभिन्न मित्र परेश, जो कि प्रधानमंत्री कीर्ति सिंह का पुत्र था, के साथ राज उद्यान में बैठा हुआ था। राजन, बहुत दिनों से एक जिज्ञासा मेरे मन में उमड़ घुमड़ रही है। कैसी जिज्ञासा परेश? राजन, महल में आते जाते हुए मैंने बहुत बार देखा है कि राजमाता केसर देवी एक चाबी हमेशा अपने पास रखती है। वो चाबी किस कक्ष की है राजन? क्या आपको उस चाबी के बारे में कुछ पता है? परेश, तुमने ये बात पूछकर बहुत अच्छा किया है। मेरे मन में भी बहुत दिनों से ये प्रश्न घूम रहा है। मैं आज ही उस चाबी के बारे में राजमाता से पूछूंगा। उस रात जब बुंदेल सिंह सोने से पहले राजमाता केसर देवी के चरण स्पर्श करने उनके कक्ष में गया। राजमाता, आज्ञा दें तो एक बात पूछना चाहता हूँ। पूछो बेटा, क्या पूछना चाहते हो? राजमाता, बहुत दिनों से देख रहा हूँ कि आप इस चाबी को हर समय अपने पास रखती हैं। पहले तो ये चाबी आपके पास नहीं थी। ये किस कक्ष की चाबी है राजमाता? क्या आप इस चाबी के बारे में मुझे कुछ बताएंगी? ओह, अब मैं बुंदेल सिंह को इस चाबी के बारे में क्या बताऊं? केसर देवी सोच में पड़ गई। ये देखकर, राजमाता, आपने मेरे प्रश्न का कोई जवाब नहीं दिया। बेटा, आज तो तुमने मुझसे इस चाबी के बारे में पूछ लिया है, पर आज के बाद भूलकर भी कभी हमसे इस चाबी के बारे में नहीं पूछना। यह हमारा आदेश है। राजमाता, बेटा, रात बहुत हो गई है, अब तुम अपने कक्ष में जाओ। ये सुनकर बुंदेल सिंह चुपचाप कक्ष से निकल गया। वो परेशान सा अपने कक्ष में पहुंचा। आखिर वो चाबी किस कक्ष की है? राजमाता ने मुझे उसके बारे में कुछ भी क्यों नहीं बताया? इस बात से चाबी के प्रति मेरे मन में और रहस्य बढ़ गया है। जैसे भी हो, मैं उस चाबी की रहस्यता के बारे में सारी बात जानकर ही रहूँगा। मुझे जब भी समय मिला करेगा, मैं छिपकर राजमाता की गतिविधियां देखा करूँगा। राजमाता कभी न कभी तो उस चाबी से किसी ताले को खोलेगी ही। इस घटना के कुछ दिन बाद की ही बात है। एक रात्रि को जब राजमाता केसर देवी सोने के लिए अपनी सैया पर लेटी, मैं स्वर्गीय महाराज चंदेल सिंह के शयन कक्ष के साथ लगे कक्ष की चाबी हर समय साथ लटकाए फिरती हूँ, पर मैंने आज तक उस कक्ष को खोलकर ये नहीं देखा कि उस कक्ष में रखी अभय द्वीप की राजकुमारी माला का चित्र है कैसा। राजकुमारी भला देखने में कैसे लगती है? मन में ये विचार आते ही इस समय सब सोए हुए होंगे। मुझे इसी समय जाकर उस कक्ष को खोलकर राजकुमारी माला का चित्र देखना चाहिए।
ये सोच केसर देवी अपने कक्ष से निकली और स्वर्गीय राजा चंदेल सिंह के शयन कक्ष की ओर चल दी। उधर दूसरी ओर बहुत देर पहले सोए हुए बुंदेल सिंह की आंख अचानक ही खुल गई। पता नहीं क्या बात है, आज अर्धरात्रि को हमारी आंख क्यों खुल गई। अब प्रयत्न करने पर भी पुनः नींद नहीं आ रही है। वो बहुत देर तक सैया पर पड़ा पड़ा करवटें बदलता रहा। आखिर जब उसे नींद नहीं आई तो वह उठकर कक्ष के झरोखे के पास आकर खड़ा हो गया। यही वो क्षण था जब राजमाता केसर देवी चंदेल सिंह के कक्ष सैन कक्ष की ओर जाती हुई बुंदेल सिंह के कक्ष के बाहर निकली। राजमाता, इस समय कहाँ जा रही हैं? मुझे छिपकर इनका पीछा करना चाहिए। ये सोचकर बुंदेल सिंह दबे पांव अपने कक्ष से बाहर निकला और चोरी चोरी छिपता हुआ केसर देवी का पीछा करने लगा। केसर देवी जब चंदेल सिंह के शयन कक्ष के द्वार में घुसी, राजमाता स्वर्गीय पिताजी महाराज के शयन कक्ष में इस समय क्यों जा रही हैं? क्या कारण हो सकता है? इन्हीं सोच विचारों में डूबा हुआ वो भी उस कक्ष में प्रवेश कर गया। राजमाता शयन कक्ष में घुसकर उसके साथ लगे कक्ष के बंद द्वार के समीप रुकी और ओह, राजमाता तो उस चाबी से ताले को खोल रही हैं जो हर समय इनके पास रहती है, और जिस चाबी के बारे में इन्होंने मुझे भी कुछ बताने से इनकार कर दिया था, तो ये चाबी इस कक्ष की है। ताला खोलकर राजमाता कक्ष के अंदर घुस गई। अंदर जाकर उसने राजकुमारी माला के चित्र को देखा। राजकुमारी माला तो वास्तव में ही अद्वितीय सुंदरी है। महाराज सच ही कह रहे थे। वो बहुत देर तक मुग्ध भाव से राजकुमारी माला के चित्र को देखती रही। तत्पश्चात कक्ष को ताला लगाकर पुनः अपने कक्ष में लौट आई। दूसरी ओर बुंदेल सिंह अपने कक्ष में पहुंचकर सोच रहा था, मुझे ये तो पता चल गया कि राजमाता के पास हर समय रहने वाली चाबी किस कक्ष में लगे ताले की है। अब मुझे सिर्फ ये ज्ञात करना है कि उस कक्ष में ऐसी क्या वस्तु रखी है जो इस प्रकार ताले में बंद है। इसके लिए सबसे पहले मुझे राजमाता से वो चाबी हासिल करनी होगी। लेकिन राजमाता से वो चाबी कैसे हासिल होगी? राजमाता तो एक पल के लिए भी उस चाबी को अपने से अलग नहीं रखती है। तभी उसे कुछ याद आया। राजमाता जब प्रतिदिन स्नान करती है तो अपने उतारे हुए वस्त्र एवं आभूषण स्नानागार के बाहर रख देती है। तब वे चाबी भी वस्त्र एवं आभूषणों के साथ स्नानागार से बाहर रख देती होंगी। उसी समय मैं गर्म मोम पर चाबी की आकृति छापकर लोहार से मोम पर छपी चाबी की आकृति वाली दूसरी चाबी बनवा सकता हूँ। तत्पश्चात उस चाबी से आसानी से ताले को खोल सकता हूँ। ये सोचते ही उसके मुख पर प्रसन्नता की रेखाएं खिंच गई। दूसरे दिन सुबह अपने वस्त्र आभूषण एवं कक्ष की चाबी स्नानागार के बाहर रखकर राजमाता नहाने के लिए स्नानागार में घुस गई। तब बुंदेल सिंह उसके कक्ष में घुसा। दासी, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होनी चाहिए कि हम राजमाता के कक्ष में आए थे। जो आज्ञा महाराज। अच्छा, अब तुम कक्ष से बाहर निकलो। जी महाराज। दासी कक्ष से बाहर चली गई। तब वो रही चाबी। अब मुझे जल्दी से अपना कार्य पूरा करके यहाँ से चले जाना चाहिए। बुंदेल सिंह ने आगे बढ़कर चाबी का गुच्छा उठाया और चाबी निकाल ली और उसे नर्म मोम पर रखकर हाथ से दबा दिया। अगले ही पल मोम पर चाबी की आकृति उभर आई। बन गया काम। फिर बुंदेल सिंह चाबी को गुच्छे में डाल गुच्छा वहीं रखकर तेजी से कक्ष से बाहर निकल गया। उसी समय गोपू लुहार को बुलवाया। गोपू, इस मोम पर छपी चाबी की आकृति को देखकर तुम्हें एक चाबी बनानी है। आज शाम तक वो चाबी हमें अवश्य मिल जानी चाहिए। जी महाराज। शाम होने से पहले ही गोपू लुहार चाबी बनाकर उसे दे गया। मैं आज की ही रात ही इस चाबी से उस कक्ष को खोल कर रहूँगा। मैं आज की रात ही इस चाबी से उस कक्ष को खोल कर देखूंगा। उसी रात वो चाबी लेकर स्वर्गीय चंदेल सिंह के शयन कक्ष में जा पहुंचा और चाबी से ताला तो खुल गया। अब मुझे कक्ष में घुसकर देखना चाहिए कि इस कक्ष में क्या रखा है। बुंदेल सिंह द्वार खोलकर कक्ष में घुसा। अंदर जाकर जब उसकी दृष्टि वहां रखे राजकुमारी माला के चित्र पर पड़ी
ओह, इतनी सौंदर्यमय युवती। बुंदेल सिंह राजकुमारी माला के चित्र के सौंदर्य में खोकर रह गया। मैं इस सुंदरी से विवाह करूंगा। कल ही मैं राजमाता से पूछूंगा कि ये चित्र किस सुंदरी का है। उस चित्र के अलावा जब उसे उस कक्ष में और कुछ भी नहीं मिला, इसका मतलब तो ये हुआ कि इस चित्र को ही लोगों की नज़रों से छिपाने के लिए राजमाता इस कक्ष के द्वार की चाबी हर समय अपने पास रखती है। तो क्या ये चित्र इतना महत्वपूर्ण है? जरूर इस चित्र में कोई रहस्य छिपा हुआ है। मैं इस चित्र के बारे में राजमाता से पूछ कर ही रहूंगा। ये सोचकर बुंदेल सिंह ने कक्ष को यथावत ताला लगाया और अपने कक्ष में लौट आया। वो तब भी राजकुमारी माला के बारे में ही सोच रहा था। ऐसा लगता है जैसे चित्र में रेखांकित युवती को विधाता ने बड़ी फुर्सत से गढ़ा है। दूसरे दिन दरबार की समाप्ति पर बुंदेल सिंह राजमाता केसर देवी के पास पहुंचा और उनसे सीधा प्रश्न किया। राजमाता, स्वर्गीय पिताजी महाराज के शयन कक्ष के साथ वाले कक्ष में किस सुंदरी का चित्र रखा हुआ है? ये सुनकर राजमाता केसर देवी बुरी तरह चौंक पड़ी। तुम ये सब कैसे जानते हो? राजमाता, मुझे क्षमा करें, मैंने आपकी चोरी से उस कक्ष को खोलकर देखा था और तभी वहां रखे उस सुंदरी के चित्र को देखा था। राजमाता, आप अवश्य ही उस चित्र के बारे में जानती होगी। कृपया करके मुझे बताइए कि वो किसका चित्र है। बेटा, ये सच है कि उस कक्ष की चाबी मेरे पास रहती थी, पर मैं सचमुच नहीं जानती थी कि वो किस सुंदरी का चित्र है और वो कहाँ रहती है। राजमाता, आपके चेहरे के भाव से स्पष्ट प्रतीत होता है कि आप इस समय मुझसे झूठ बोल रही हैं। आप इस चित्र के बारे में सब कुछ जानते हुए भी मुझे कुछ नहीं बता रही हैं। राजमाता, आपको मेरी सौगंध, यदि आप इस चित्र के विषय में कुछ जानती हैं तो बताइए। ओह बेटा, तुमने मुझे अपनी सौगंध देकर अच्छा नहीं किया। अब तो मुझे ना चाहते हुए भी उस चित्र के बारे में सब कुछ बताना पड़ेगा। तो जल्दी से बताइए राजमाता कि उस चित्र में रेखांकित युवती कौन है। तो सुनो बेटा, वो चित्र समुद्र पार वाले अभयदीप देश की राजकुमारी माला है। राजमाता, एक बात मेरी समझ में नहीं आई कि आप उस चित्र को इस प्रकार छुपा कर क्यों रखती हैं। बेटा, ये एक लंबी कहानी है, फिर भी मैं उसे तुम्हें सुनाती हूँ। कहते हुए राजमाता केसर देवी ने राजकुमारी माला के चित्र से संबंधित सारी कहानी उसे सुनाई। तत्पश्चात, बेटा, इसलिए तुम्हारे स्वर्गीय पिताजी नहीं चाहते थे कि तुम्हारी दृष्टि उस चित्र पर पड़े। राजमाता, अब जबकि मैं उस चित्र को देख ही चुका हूँ तो आपको बता दूँ कि मैं राजकुमारी माला से अवश्य विवाह करूँगा, ये जानते हुए कि उससे विवाह करना तुम्हारे लिए जानलेवा सिद्ध होगा। बेटे, राजमाता, जब मैंने राजकुमारी माला के चित्र को देखा था तभी मैंने प्रण कर लिया था कि यदि मैं विवाह करूंगा तो इस चित्र में रेखांकित युवती से ही करूंगा। इसलिए अब मुझे अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। अब चाहे मेरी जान रहे या जाए, मैं हर हालत में माला से विवाह करूंगा। बेटा, राजकुमारी माला से विवाह करने जैसी व्यर्थ की बातों में ना पड़ो और अपने राजपाट में ध्यान लगाओ, जिससे प्रजा तुम्हारी कीर्ति में गीत गाए। राजमाता, प्रजा और राजपाट अपनी जगह है और राजकुमारी माला अपनी जगह है, कहकर बुंदेल सिंह तेजी से कक्ष से निकल गया। उसके जाने के बाद, हे भगवान, अब क्या होगा? क्या होनी अपना कोई खेल दिखाने वाली है? इधर बुंदेल सिंह उसी समय प्रधानमंत्री के पुत्र परेश से मिला। परेश, मैं तुम्हें अपने साथ लेकर अभयद्वीप की गुप्त यात्रा पर जाना चाहता हूँ। राजन, अभयद्वीप आप किस सिलसिले में जाना चाहते हैं? परेश, तुम मेरे मित्र हो, इसलिए तुम्हें बताता हूँ। मैं अभयद्वीप की राजकुमारी माला से विवाह करना चाहता हूँ और अभयद्वीप जाकर इसी सिलसिले में वहाँ के राजा भूपति से बात करना चाहता हूँ। ओह, तब तो मैं आपके साथ अभयद्वीप अवश्य चलूँगा राजन, लेकिन एक बात याद रखना परेश कि हमारी इस गुप्त यात्रा की किसी को कानो कान खबर ना हो। मैं इस बात का ध्यान रखूँगा राजा। मैं इस बात का ध्यान रखूँगा राजन। बुंदेल परेश को साथ लेकर उसी दिन अभयद्वीप की यात्रा पर निकल पड़ा। दूसरी ओर दासी ने एक पत्र ले जाकर केसर देवी को दिया। राजमाता, ये पत्र महाराज बुंदेल सिंह ने आपके लिए भेजा है। बुंदेल सिंह ने मुझे पत्र भेजा है?
आखिर ऐसी कौन सी महत्वपूर्ण बात है जिसे वो मुझसे मुंह से ना कहकर पत्र द्वारा कहना चाहता है। राजमाता ने दासी से पत्र लेकर पढ़ा। राजमाता, मुझे क्षमा करें, मैं आपके आदेश की अवहेलना करके अभयद्वीप जा रहा हूँ। भगवान ने चाहा तो अब मैं राजकुमारी माला से विवाह करके उसे साथ लेकर ही फतेहगढ़ वापस लौटूंगा। आपका बेटा बुंदेल सिंह। पत्र पढ़कर राजमाता का दिल बुरी तरह धड़कने लगा। मेरे लाख ना चाहने पर भी वो होकर रहा जिसका मुझे डर था। पता नहीं बुंदेल सिंह अभयद्वीप से जीवित वापस लौटेगा वही या नहीं। ये सोचकर उसकी आंखों में आंसू छलक आए। दूसरी ओर कई दिनों की यात्रा के पश्चात बुंदेल सिंह का जहाज अभयद्वीप के तट पर जा लगा। तत्पश्चात परेश, अब हमें यहाँ के राजा भूपति के पास चलना चाहिए। दोनों अभयद्वीप के राजा भूपति के पास पहुँचे। महाराज, मैं समुद्र पार फतेहगढ़ का राजा बुंदेल सिंह हूँ और ये मेरे मित्र परेश जी हैं। राजन, हमारे धन्य भाग जो आप हमारे द्वीप में आए। महाराज, हम आपके पास एक विशेष प्रयोजन से आए हैं। आज्ञा दीजिए राजन। महाराज, हम आपकी पुत्री राजकुमारी माला से विवाह करने की आशा लेकर आपके पास आए हैं। राजन, समुद्र पार के राजा से अपनी पुत्री का विवाह संबंध करके मुझे अत्यंत प्रसन्नता होगी। मुझे आपका प्रस्ताव स्वीकार है। तत्पश्चात राजा भूपति ने बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी माला का विवाह राजा बुंदेल सिंह के साथ कर दिया। विवाह के पश्चात, महाराज, अब मैं अपने राज्य वापस लौटना चाहूँगा, इसलिए अब हमें विदा दीजिए। बेटा, मन तो नहीं कर रहा है तुम्हें इतनी जल्दी विदा करूं, पर तुम्हें पुत्री माला को विदा करना ही होगा, इसलिए मैं तुम्हें और नहीं रोकूंगा। तब बुंदेल सिंह भूपति से विदा ले परेश और माला के साथ ले वापस फतेहगढ़ लौट पड़ा। राजमाता राजकुमारी माला को अपने पुत्र वधू के रूप में देखकर बहुत प्रसन्न होंगी। दूसरी ओर परेश सोच रहा था, बुंदेल सिंह को पत्नी तो बड़ी रूप से मिली है, काश मुझे भी इतनी सुंदर पत्नी मिल सकती। तभी उसके मन में एक कुविचार आया, इतनी सुंदर पत्नी मुझे मिल सकती है, यदि मैं फतेहगढ़ पहुंचने से पहले ही बुंदेल सिंह की हत्या कर दूं, तो उसकी मृत्यु के पश्चात राजकुमारी माला पर मेरा ही अधिकार होगा। इस अवस्था में राजकुमारी माला को मुझसे ही विवाह करना ही पड़ेगा। मन में ये विचार आते ही परेश प्रसन्न हो उठा। मैं आज ही बुंदेल सिंह को मौका देखकर मौत के घाट उतारने की कोशिश करूंगा। उसी दिन जब जहाज एक नगर के तट पर रुका, आओ परेश, थोड़ी देर के लिए जहाज से उतरकर समुद्र के तट पर घूम आते हैं। चलिए राजन। राजकुमारी माला को जहाज में ही छोड़ दोनों जहाज की सीढ़ियां उतरने लगे। जैसे ही दोनों तट पर पहुंचे, परेश ने मौका पाकर अपनी कटार निकाली और खचाक बुंदेल सिंह तड़पता हुआ भूमि पर गिर गया। शीघ्र ही उसका दम निकल गया। दूसरी ओर जहाज पर खड़ी माला ये देखकर हक्की बक्की रह गई। ओह, इस पापी ने तो मेरे पति की हत्या कर दी है। इधर बुंदेल सिंह का कांटा तो दूर हुआ, अब मुझे माला को अपने कब्जे में करना चाहिए। उसे अपनी ओर आते देख। ये सोचकर वो जहाज की सीढ़ियाँ चढ़ने लगा और उसे अपनी ओर आते देख, जैसे भी हो सके मुझे इस आदमी से बचना है। इसने छल से मेरे पति को मारा है, मैं भी इसे छल से ही मारूंगी। जैसे ही वो उसके समीप पहुंचा, तुमने बहुत अच्छा किया परेश, जो बुंदेल सिंह को मौत के घाट उतार दिया। ये तुम क्या? हाँ परेश, पिताजी महाराज ने मेरा विवाह बुंदेल सिंह के साथ अवश्य कर दिया था, जबकि सच ये है कि मैं तुमसे विवाह करना चाहती थी। अच्छा, हाँ परेश, तो अभी क्या बिगड़ा है माला, तुम अब मेरे साथ विवाह कर सकती हो। वो तो मैं करूँगी ही, लेकिन पहले तुम्हें वापस अभयद्वीप जाना होगा। वो क्यों? सुनो परेश, क्योंकि तुमने बुंदेल सिंह को मार दिया है, इसलिए विवाह के पश्चात तुम मुझे फतेहगढ़ तो नहीं ले जा सकते, इसलिए हमें किसी अन्य राज्य में रहना पड़ेगा और उसके लिए धन की आवश्यकता होगी। ये तो तुम ठीक कह रही हो माला, लेकिन धन तो हम तुम्हारे पिता से भी ले सकते हैं।
तुम बहुत भोले हो परेश। अगर पिताजी को बुंदेल सिंह की मृत्यु का पता चल गया तो वे हमें भी जीवित नहीं छोड़ेंगे। तब तुम ही बताओ मैं क्या करूं। तुम ऐसा करो, जहाज में बैठकर सीधे अभय द्वीप चले जाओ। वहां महल में मेरी एक पालतू मैना है, तुम उसे लेकर तुरंत यहाँ लौट आना। मैना का हम क्या करेंगे माला? परेश, मेरी पालतू मैना कोई साधारण मैना नहीं है। उससे तुम जो भी मांगोगे वो तत्काल ही तुम्हें वही वस्तु ला देगी। अच्छा, तब तो वो मैना बड़े काम की है। परेश, मैं अपने पिता के नाम एक पत्र लिख के देती हूँ। उस पत्र को पढ़कर पिताजी मेरी मैना तुम्हें दे देंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। माला ने तुरंत एक पत्र लिखकर परेश को दे दिया। परेश, जब तक तुम लौटोगे मैं यहीं 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 पर रुककर तुम्हारी प्रतीक्षा करूंगी। ठीक है माला, तुम फिक्र ना करो, मैं मैना लेकर शीघ्र ही वापस लौट आऊंगा। परेश माला को तट पर छोड़ जहाज में बैठकर अभयद्वीप की ओर चल पड़ा। अभयद्वीप पहुंचकर परेश ने वो पत्र राजा भुप्ती को दिया। पिताजी महाराज, पत्रवाहक ने धोखे से मेरे पति बुंदेल सिंह को जान से मार डाला है। इसलिए इस पत्र को पढ़ते ही आप तुरंत उस पत्रवाहक को मौत के घाट उतार दें। पत्र पढ़कर राजा भुप्ती की आंखें क्रोध से जल उठी। उन्होंने म्यान से तलवार निकाली और खचाक, आह! परेश की गर्दन कटकर दूर जा गिरी। दूसरी ओर बुंदेल सिंह का शव गोद में रखे माला बुरी तरह विलाप कर रही थी। हाय मेरे स्वामी, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले गए? फिर उसने आसपास से सूखी लकड़ियां इकट्ठी करके चिता बनाई और उस पर बुंदेल सिंह का शव रखा। अब चकमक पत्थर से आग जलाकर मैं चिता को आग लगा दूंगी और स्वयं भी चिता में कूदकर सती हो जाऊंगी। जैसे उसने चिता पर बैठकर चकमक पत्थरों को घिसा, वहां अग्निदेव प्रकट हुए। माला, तुम्हारे पतिव्रत धर्म को देखकर मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूँ। मांगो, क्या मांगती हो? जो मांगूंगी वो आप मुझे देंगे? जो मांगूंगी वो आप मुझे देंगे अग्निदेव? हाँ हाँ, क्यों नहीं। तुम कुछ मांगो तो सही। तो ठीक है अग्निदेव, तब तुम मुझे अखंड सौभाग्यवती होने का वर दो। ये वर मैं तुम्हें कैसे दे सकता हूँ माला? तुम्हारा पति तो मर चुका है। ठीक है, तब आप वचनहारी हो जाइए। ओह माला, तुमने तो मुझे ऐसी परेशानी में डाल दिया है जैसे एक बार सावित्री ने यमराज को परेशानी में डाल दिया था। लेकिन लगता है जैसे यमराज को सावित्री से हारना पड़ा था, वैसे भी मुझे भी तुमसे हारना पड़ेगा। अग्निदेव ने तुरंत मृत बुंदेल सिंह के माथे पर हाथ रखा और उसने तत्काल ही आंखें खोल दी। ये देख स्वामी, आप ठीक तो हैं? हाँ माला। बुंदेल सिंह को जीवित करके अग्निदेव अदृश्य हो गए। अग्निदेव के अदृश्य होते ही बुंदेल सिंह ने माला से पूछा, माला, विश्वासघाती परेश कहाँ है? स्वामी, वो अब यहाँ कहाँ, वो तो सीधा यमलोक पहुँच चुका होगा। तब बुंदेल सिंह माला को साथ लेकर फतेहगढ़ पहुंचा। राजमाता केसर देवी पुत्र को जीवित वापस देखकर बहुत प्रसन्न हुई। और इसी के साथ ये कहानी यहीं समाप्त होती है। तो आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ऑल नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ज़रूर कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।